नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की ज्योग्राफी, क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक है हमारी। भारत का भौतिक पर्यावरण, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट, यानी अध्याय 4 जलवायु। इसका जो पार्ट 1 वीडियो का जो पार्ट 1 है उसकी बात करेंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम करेंगे पार्ट 1 की बात। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये है हमारे चैनल का लोगो, स्टडी एडवांस रफ्ता रफ्ता। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 क्लाइमेट, यानी भारत की जलवायु। ये हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है जलवायु यानी क्लाइमेट। ये भारत के डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन जो आपको दिखाई दे रखे हैं, ये भारत के डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन है जो मैप से आपको शो हो रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में यहां बताया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके परिचय के बारे में, जलवायु के परिचय के बारे में। फिर करेंगे मानसून जलवायु में एक रूपता में भी विभिन्नता है, उनके बारे में बात करेंगे। मानसूनी जलवायु है भारत की, फिर भी इसमें विविधता पाई जाती है। भारत की जलवायु का निर्धारण कैसे किया करते हैं, उसको निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। भारतीय मानसून की प्रकृति की हम बात करेंगे, ऋतुओं की लय की बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की बात करेंगे जिससे हमारे इंडिया में बारिश होती है, मानसून आता है। भारत की पारंपरिक ऋतुओं की बात करेंगे और बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन की। तो इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 3 फैक्टर्स की। यानी सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, फिर करेंगे मानसूनी जलवायु में एकता में विविधता किस तरह से है, और भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें ITCZ की, अल्नीनो की और इंडियन मॉनसून की। तो चलें, चैप्टर 4 है हमारा जलवायु। सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु यानी क्लाइमेट के इंट्रोडक्शन की, क्लाइमेट के परिचय की बात करेंगे। तो भारत की जलवायु और हम, अर्थात भारत की जलवायु से हम किस तरह से इंपैक्टेड होते हैं, किस तरह से प्रभावित होते हैं। अंतर मौसम या जलवायु के कारण होता है। जलवायु और हमें क्या होता है, अंतर मौसम चेंजेस होते हैं। अंतर मौसम में जो परिवर्तन आते हैं या जलवायु के कारण ये चीजें घटनाएं घटित होती हैं कि हमें कभी गर्मी लगती है, कभी बारिश होती है, कभी हमें ठंड लगती है, कभी हमें बहुत ज्यादा उमस लगती है। तो ये कौन से फैक्टर हैं जो हमें प्रभावित कर रहे हैं, ये अंतर मौसम या जलवायु के कारण ऐसा होता है। अर्थात कहीं पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही होती है, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, कहीं पर बारिश हो रही होती है, कहीं पर उमस हो रही होती है। तो ये सारे के सारे कारण हैं, ये किसके कारण होते हैं, अंतर मौसम या जलवायु के कारण होते हैं। हमारा जो मौसम है वो वायुमंडल की क्षणिक स्थिति है। देखो यहाँ पर बात की जा रही है मौसम की, कि मौसम क्या है। डेफिनेशन है मौसम की कि मौसम जो है, ये जो घटना है मौसम की, ये वायुमंडल की क्षणिक स्थिति है। ये तुरंत चेंज हो जाता है, कभी गर्मी आ जाती है। चलो हम एक दिन की ही बात करें, बारिश होती है बहुत अच्छी खासी, उसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं बहुत ज्यादा उमस हो जाती है, गर्मी हो जाती है। तो मौसम है वो एक क्षणिक स्थिति है। जबकि जो जलवायु की अगर हम बात करें, तो जलवायु लंबी अवधि में मौसम की स्थिति के औसत को संदर्भित करती है, अर्थात बहुत लंबी अवधि तक। अब लंबी अवधि ये नहीं है साल 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल वाली लंबी जो अवधि होती है, उसमें जैसे मौसम की स्थिति रहती है, उसमें जो औसत निकलता है उसका, वो हमारी जलवायु कहलाती है। मौसम है वो बहुत तेजी से बदलता है, मौसम तुरंत बदल जाता है, घंटे में, आधा घंटे में मौसम बदल जाता है। अर्थात एक दिन में मौसम चेंज हो जाता है, एक सप्ताह के भीतर भी मौसम चेंज हो सकता है। लेकिन हमारी जो जलवायु है, जलवायु में जो परिवर्तन है वो अदृश्य रूप से होता है, और ये लगभग 50 साल या इससे भी अधिक समय के बाद देखा जा सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम अगर बात करें तो मौसम है ये क्षणिक स्थिति है, अर्थात ये एक दिन में, 7 दिन में, या एक महीने में, या कहने एक घंटे में चेंज हो जाता है। लेकिन जलवायु वो ऐसी नहीं होती। जलवायु में हमें दिखती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो परिवर्तित होती जाती है। अर्थात लगभग एक 50 साल तक एक जैसी क्लाइमेट चलती है, तो वो क्या कहलाती है, वहां की जलवायु कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वहां की जलवायु कहलाती है। अब हम बात करें मानसून जलवायु। भारत की कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। भारत की मानसूनी जलवायु है, इसमें एक रूपता है और इसमें फिर भी हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एकता और विविधता में। अभी एकता और विविधता किससे जुड़े हुए हैं, हमारे मानसून से जुड़े हुए चीज है। हम बात करें शेष दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के साथ भारत के बारे में बात करेंगे, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है, उसके साथ साथ हम भारत की बात करते हैं। तो क्षेत्रीय विविधता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए हमें, अर्थात जो रीजनल
डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि दक्षिण में केरल है और तमिलनाडु है, इनकी जो जलवायु है, दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की जो जलवायु है, उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु दोनों से बहुत अलग है। अर्थात केरल में बहुत ज्यादा उमस वाली गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तमिलनाडु में भी उमस वाली गर्मी होती है और बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। जबकि हम उत्तर में बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु है, ये बहुत अलग है इन दोनों से। अर्थात केरल की से और तमिलनाडु की जलवायु से उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु बहुत अलग है। फिर भी हम इन सब में मानसून प्रकार की जलवायु कहते हैं। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि हमारे जो दक्षिण में केरल है, तमिलनाडु है, उत्तर में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ की जलवायु में बहुत ज्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। फिर भी हम कहते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है। क्योंकि उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, बिहार चारों के चारों स्टेट इंडिया में है। केरल और तमिलनाडु की जलवायु अलग प्रकार की देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश बिहार की जलवायु अलग प्रकार की देखने को मिलती है। फिर भी हम कहते हैं कि भारत की जो जलवायु है कैसी है, मानसूनी प्रकार की है। तो इस चीज को समझने के लिए अब हम तापमान, हवाओं और वर्षा में जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं आती हैं उन पर फोकस डालते हैं कि अर्थात ऐसी घटनाएं क्यों घटित होती है। हम कहते हैं कि भारत की जो जलवायु मानसूनी जलवायु है, और यहीं पर हम कह रहे हैं कि केरल तमिलनाडु की जलवायु और उत्तर प्रदेश बिहार की जलवायु दोनों में बहुत ज्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये भिन्नता क्यों आती है? तो ये भिन्नता देखने को आती है, उसके लिए हमें कुछ फैक्टर हैं जिन पर नजर डालनी पड़ेगी। पहला है तापमान, दूसरा हवा, तीसरा वर्षा। इन क्षेत्रों पर जो क्षेत्रीय विविधताएं होती है उन पर हम और आगे नजर डालते हैं तो तभी यह हमारी चीज समझ में आएगी। देखो यहाँ पर क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी दिखा रखी है इंडिया के अंदर। देखो यह है हमारा थार का रेगिस्तान है, डेजर्ट है, डेजर्ट वाला भाग है, राजस्थान और गुजरात का कुछ हिस्सा। यहां पर 55 डिग्री टेम्परेचर रहता है जून में। कब? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है जून में। यहां पर जो डेजर्ट है हमारा, यहां पर क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है लगभग 55 डिग्री सेल्सियस। जैसलमेर जो हमारा स्टेट है, राजस्थान स्टेट में जयपुर, जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर तापमान गर्मी में देखने को कितना मिलता है, 55 डिग्री सेल्सियस। वही द्रास जो लद्दाख का एक सेक्टर है, द्रास डिस्ट्रिक्ट, वहां पर -45 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है नाइट में। दिसंबर की नाइट में वहां पर तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहीं अगर बात करें हम अरुणाचल प्रदेश का तवांग, वहां पर मई में जो तापमान है वो कितना रहता है भाई, जून में जो तापमान है वो रहता है 19 डिग्री सेल्सियस, और वहीं जून में तापमान जैसलमेर में कितना रह रहा है, 55 डिग्री सेल्सियस। तो ये विविधता हो गई। ये है चेरापूंजी, मेघालय। चेरापूंजी में एक जगह है मौनसनराम, जहां पर 1080 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। इससे ज्यादा हमें बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। देखो जब भी यहाँ देख हम केरला की बात करें तो यहाँ डायरूनल रेंज है वो टेम्परेचर की वो 8 डिग्री सेल्सियस है। तिरुवनंतपुरम की हम बात करें और चेन्नई की हम बात करें तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है दिसंबर की नाइट में। जबकि इद्रास में कितना रह रहा है, -45। जो देखो जून में अगर हम बात करें तो जैसलमेर में 55 डिग्री सेल्सियस है, वहीं तवांग में 19 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से भारत के अंदर बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फिर भी हम कहते हैं कि मानसून रिजाइम इज द यूनिटी ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की जो जलवायु है किस प्रकार की है, मानसूनी जलवायु है। फिर भी हम कहते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु। इतनी सारी भिन्नताएं देखने को हमें मिलती हैं फिर भी। अब हम बात करते हैं कि मानसूनी जो जलवायु है इसमें एक रूपता में किस तरह से एक रूपता है और किस तरह से इसमें विविधता है। सबसे पहले हम बात करें, जैसे हमने बताया था कि तापमान, हवा और बारिश की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। किसके रिगार्डिंग? मानसूनी जलवायु में एक रूपता में और विविधता दोनों को देखने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। तो देखो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चूरू। तो राजस्थान के चूरू में जून के किसी भी दिन तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा दर्ज किया जा सकता है। अर्थात चूरू में सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है 50 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा भी हो सकता है। जबकि हम बात करें उसी दिन, ठीक उसी दिन, तवांग जो कि कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पर जो तापमान है वो मुश्किल से कितना होता है, 19 डिग्री सेल्सियस को छू पाता है। देखो एक और तो चूरू में तापमान जा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, वहीं तवांग में तापमान जा रहा है 19 डिग्री सेल्सियस। दूसरी हम बात करें दिसंबर की रात की, कि दिसंबर की जो रातें होती है वहां पर द्रास जो कि लद्दाख में है, वहां तापमान चला जाता है 0 से -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 0 से -45, या फिर -45 है, -45 डिग्री तक तापमान नीचे गिर जाता है। जबकि उसी रात हम बात करें तिरुवनंतपुरम की या चेन्नई की, तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, चेन्नई जो कि तमिलनाडु में, यहाँ का जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड किया जाता है। देखो ये तो हमने बात की थी जून की।
कि जून में चूरू में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, वही तवांग में कितना है 19 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर हम दिसंबर की बात करें तो द्रास में तापमान 0 से -45 डिग्री तक चला जाता है, जबकि उसी रात में तिरुवनंतपुरम या चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। तो तापमान में बहुत ज्यादा भिन्नता हमें देखने को मिलती है। उसी दिन रात के तापमान में अंतर जो होता है केरल में और थार में, अर्थात रात और दिन के तापमान का जो अंतर होता है, दिन और रात का जो तापमान है उसमें भी अंतर हमें देखने को मिलता है। कहाँ? केरला में और रेगिस्तान, जो थार का रेगिस्तान है, अर्थात थार का जो रेगिस्तान है यहाँ पर दिन में तापमान चला जाता है 55 डिग्री सेल्सियस तक। कितना चला जाता है भाई? 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहीं रात को यह तापमान है ये 4 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाता है। वहीं ये रात को तापमान है कितना आ जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस को देखने को आ जाता है। तो यहाँ पर जो तापांतर है उसमें बहुत ज्यादा भिन्नता हमें देखने को मिलती है। देखो यहाँ पर ये दिखाया है मैप के थ्रू, ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान का ये जो वाला भाग है डार्क पोर्ट जो दिखा रखा है, ये है हमारा थार का रेगिस्तान है। ये जो वाला भाग है ये क्या है? चलो दूसरा कलर करते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। ये जो पार्ट दिखा रखा है हमारा ये है हमारा थार का रेगिस्तान है। ये वाला भाग है ये थार का रेगिस्तान है, जहां पर दिन में तापमान, जून की हम बात करें तो दिन में तापमान चला जाता है भाई साहब वो 50 डिग्री सेल्सियस तक, 55 डिग्री सेल्सियस तक। वहीं जो रात को तापमान है वो आ जाता है लगभग 10 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। तो यहाँ पर दिन के और रात के तापमान में जो अंतर आ रहा है वो कितने डिग्री का आ रहा है भाई? 45 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ पर तापांतर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है दिन और रात के तापमान में अंतर, अर्थात दिन के समय तो यहाँ बहुत भयंकर गर्मी देखने को मिलती है, वही रात के समय हमें ठंड का एहसास होता है। ऐसा ही देखने को मिलता है। ये है हमारा केरल। केरल में भी इसी तरह से दिन के और रात के तापमान में हमें अंतर है वो देखने को मिलता है। अब मानसून जलवायु में, ये अभी तक हमने जो बात की थी वो तापमान की थी। अब हम बात करते हैं मानसूनी जलवायु में की एक रूपता और विविधता में बात करेंगे। दूसरा जो फैक्टर है वो है वर्षा का, रेन का, वर्षण। तो वर्षा के प्रकार में भिन्नता कैसे होती है कि हिमालय में जो बारिश होती है वो हिमपात के रूप में होती है। अर्थात मान लो ये है हमारा हिमालय, यहाँ पर जो बारिश होगी वो क्या होगी? बूंदा नहीं गिर के आके क्या करेंगी? बर्फ गिरेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? स्नोफॉल कहते हैं। यहाँ पर जो बारिश होती है वो किस फॉर्म में होती है? स्नो के फॉर्म में होती है। यहाँ पर हिमालय की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर जो बारिश होती है वो किस फॉर्म में होती है? स्नो के फॉर्म में होती है, जिसको स्नोफॉल कहा जाता है। तो हिमालय में हिमपात होता है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में ये किस रूप में होती है? बूंदों के रूप में नीचे आती है, जिसको बारिश कहते हैं। तो देश के बाकी हिस्सों में ये बारिश बूंदों के रूप में आती है, जिसको बारिश कहा जाता है। तो ये तो थी प्रकार, वर्षा के प्रकार में भिन्नता। अब हम बात करें मात्रा में भिन्नता के, कहां पर कितनी बारिश होती है, इसमें कितना अंतर है। हम बात करें मेघालय में जो गारो खासी जयंती की हिल है उसमें एक पहाड़ी है जिसका नाम है खांसी की पहाड़ियां। खांसी की पहाड़ियों में जगह है चेरापूंजी और मोबिस्राम, यानी मोनिसराम। यहाँ पर एक वर्ष में लगभग 1080 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। जबकि हम बात करें दूसरी ओर राजस्थान का जैसलमेर है, इसके अंतर्गत इसी दौरान जो बारिश है वो शायद ही कभी 9 सेंटीमीटर से ज्यादा दर्ज होती है। शायद ही कभी 9 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश है वो दर्ज की जाती है। अर्थात एक और तो हो रही है 1080 सेंटीमीटर, वहीं दूसरी ओर रेगिस्तान जैसलमेर हो रही है 9 सेंटीमीटर। जैसे कि तुरु और बनाम जैसलमेर, तुरु में बारिशें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जैसलमेर में बारिशें बहुत कम देखने को मिलती है। इसी तरह से उत्तर पश्चिम हिमालय है उसमें बारिश होती है वो ज्यादा होती है, सॉरी उत्तर पश्चिमी हिमालय है इसमें जो बारिश है वो हमें कम देखने को मिलती है, जबकि मेघालय में जो बारिश है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से क्या पाई जाती है? बारिश में विविधता पाई जाती है। यहाँ पर इस चीज को दिखाया भी गया है। ये मानसून की आने की चीजें दिखाई गई कि कहां पर मानसून कब आ रहा है और कितनी रेनफॉल हो रही है। बात कर रहे हैं हम बारिश की, कि मानसून की जो जलवायु है उसमें एक रूपता और विविधता में बात कर रहे हैं बारिश की। तो बारिश का हमने प्रकार देखे और प्रकार देख लिए कि अब किस तरह से बारिश में भिन्नता है कि बर्फ हिमालय में ये हिमपात होता है, बाकी देश के हिस्सों में बारिश के रूप में होती है। इसी तरह से वहां इसकी मात्रा देखी थी कहाँ कितनी बारिश होती है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरा जो वर्षा का फैक्टर है उसमें समय की भिन्नता के, समय में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो देश के ज्यादातर हिस्सों में जो बारिश होती है वो जून से सितंबर के बीच में होती है, अर्थात जून में मानसून का आगमन होता है और सितंबर तक मानसून चलता है, या इसी दौरान यहाँ बारिश होती है। जबकि जो तमिलनाडु है, ये वाला क्षेत्र है, ये जो तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु का जो तटीय इलाके होते हैं उनमें जो बारिश होती है वो सर्दी के मौसम के शुरुआत में होती है। सर्दी का जो मौसम स्टार्ट होने वाला होता है, अर्थात सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में यहाँ पर बारिश
होती है, क्योंकि यहाँ बाकी देश के बाकी हिस्सों में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है ये बारिश करता है, जबकि केरला सॉरी तमिलनाडु के जो तट है यहाँ पर जो जाता हुआ मानसून है, जो मानसून रिट्रेट होता है, वो मानसून जब वापस जाता है सितंबर के महीने में, तो वो यहाँ पर बारिश करवाता है, जिसके कारण यहाँ बारिश होती है। तो देश के बाकी हिस्सों में जून से सितंबर तक बारिश होती है, जबकि तमिलनाडु में सर्दी जब स्टार्ट होती है तब बारिश यहाँ स्टार्ट होती है। तो इन भिन्नताओं और भिन्नताओं के बावजूद, अर्थात इतनी सारी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं किसमें, बारिश में। कहीं पर बारिश बर्फ के रूप में हो रही है, कहीं बूंदों के रूप में हो रही है, कई बारिश बहुत ज्यादा इस हो रही है, जैसे 1080 सेंटीमीटर मोनेसराम में देखने को मिलती है, कहीं पर 9 सेंटीमीटर भी नहीं होती है, जैसे कि जैसलमेर। कहीं पर बारिश जून से सितंबर में होती है, जबकि तमिलनाडु में बारिश होती है वो सितंबर से दिसंबर तक होती है। तो इस तरह से ये बहुत सारी ये भिन्नताओं के बावजूद भारत की जो जलवायु की जो लय है वो किस प्रकार के, मानसूनी जलवायु कहते हैं हम, फिर भी हम इसको क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु। अर्थात हमारी जलवायु में बहुत ज्यादा विभिन्नता हमें देखने को मिली, फिर भी हम पूरे भारत की जलवायु को एक रूपता के नाम से कहते हैं और कहते हैं भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु। कैसी है, मानसूनी जलवायु। यहाँ पर देखो मैप में मानसून वॉच दिखाया गया है कि कहां पर कितनी बारिश है। अब हम बात करते हैं भारत की जो जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जैसे कि हमने देखा विभिन्न तरह की जलवायु हमें विभिन्न जगह देखने को मिलती है, फिर भी भारत की जलवायु को हम क्या कह रहे हैं, मानसूनी जलवायु। तो इस जलवायु को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। तो भारत की जो जलवायु है उसको नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, उनमें से 6 कारक हैं जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें अक्षांश, दूसरा हिमालय पर्वत, तीसरा जल और स्थल का वितरण, चौथा है समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, और फिर उच्चावच जिसको रिलीफ कहा जाता है। तो वन बाय वन करके अब हम जब भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों की बात करेंगे, उनमें सबसे पहला जो कारक है वो है अक्षांश। सबसे पहला भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है वो है अक्षांश। हम भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है वो पहले ही समझ चुके हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है तो यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है। अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ से कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है, जम्मू कश्मीर तक जाता है, जिसके बारे में हम चैप्टर 1 में बात कर चुके हैं। इसी प्रकार भारत का जो उत्तरी भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध है। कैसा है भाई, शीतोष्ण कटिबंध। देखो यहाँ पर हम एक समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो यहां से बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा जा रही है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, जो भारत को ठीक 2 भागों में विभाजित करती है। यहां पर जो ऊपर वाला भाग है ये, इसको हम कहेंगे उत्तरी कटिबंध कहते हैं, और नीचे इसके नीचे वाला जो भाग है जिसको हम कहेंगे दक्षिणी कटिबंध, जो कि किस में आता है, ज्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में आता है, पेनिनसुलर इंडिया में आता है। तो ये कह रहा है जो भारत का जो उत्तरी भाग है वहां पर शीतोष्ण कटिबंध में, और कर्क रेखा के दक्षिण में जो स्थित भाग है वो उष्ण कटिबंध में आता है। अर्थात इस रेखा से जो है हमारी कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, भारत को ठीक 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का जो भाग है, इस रेखा से ऊपर का जो भाग है उसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से ये जाना जाता है। ये वाला भाग किस में आ गया, शीतोष्ण कटिबंध में। जबकि इसके नीचे वाला भाग है जो दक्षिण में स्थित है ये किस में आ जाएगा, उष्ण कटिबंध में। किस में आ गया ये, उष्ण कटिबंध में आ गया। ये किस में आता है, उष्ण कटिबंध में। तो भारत 2 भागों में बट गया, एक है उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा से नीचे वाला, और कर्क रेखा के ऊपर वाला है वो शीतोष्ण कटिबंध। तो भारत कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बांट दिया। किसने बांटा है, कर्क रेखा ने। कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग कहलाएगा हमारा शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा के ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहला रहा है हमारा, ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध है ये। और जबकि इसके दक्षिण में जो स्थित भाग है ये कैसा है हमारा, उष्ण कटिबंध है। कैसा है, उष्ण कटिबंध है। तो उष्ण कटिबंध है, ये भूमध्य रेखा के बहुत ज्यादा निकट है भाई। कौन किसकी बात की बात करें हम, उत्तरी भाग में जो शीतोष्ण कटिबंध है उसकी तुलना में जो उष्ण कटिबंधीय वाला भाग है, ये वाला क्षेत्र है ये किसके ज्यादा नजदीक है, हमारी भूमध्य रेखा के नजदीक है। तो उष्ण कटिबंध है वो भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण पूरे वर्ष यानी साल भर यहाँ का जो तापमान है वो तापमान में तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का हमें यहाँ पर अनुभव किया जाता है। तो पूरे साल यहाँ पर ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक तापांतर, अर्थात यहाँ पर इस वाले भाग में
भारत का जो कौन सा है भाई उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग है जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, वहां पर दिन और रात के जो तापमान में जो अंतर है वो बहुत कम देखने को मिलता है। अर्थात रात के और दिन के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं आता है, तो तापांतर है वो कम देखने को मिलता है। जबकि कर्क रेखा के ऊपर जो उत्तर में जो भूभाग स्थित है वो भूमध्य रेखा से थोड़ा सा दूर होता है, तो दूर होने के कारण यहाँ उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ यहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। क्या कहने का प्रयास कर रहा है, देखो समझें। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि ये जो वाला भाग है जिसको हम कह रहे हैं उष्ण कटिबंध, कौन सा भाग कह रहे हैं, उष्ण कटिबंध, जो कहां पर है भाई, कर्क रेखा के नीचे है। ये हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा के नीचे वाला भाग उष्ण कटिबंध है। ये उष्ण कटिबंध वाला भाग है, ये किसके, भूमध्य रेखा के पास है। भूमध्य रेखा के नजदीक होने के कारण यहाँ जो दैनिक तापमान होता है, यानी दिन के और रात के जो तापमान में जो अंतर है वो कम देखने को मिलता है। अर्थात जो तापांतर है वो कम देखने को मिलता है, दैनिक तापांतर है वो कम देखने को मिलता है। और वार्षिक तापांतर है, अर्थात साल भर पूरी वर्ष जो तापमान गिरता है जिसको हम कहते हैं वार्षिक ताप, तो वार्षिक तापांतर है उसमें भी अंतर आता है, वो कम आता है। वार्षिक तापांतर है वो भी यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। जबकि जो हमारा शीतोष्ण कटिबंध है भूमध्य रेखा के, सॉरी कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग, यहाँ पर दैनिक तापांतर है वो ज्यादा होता है। अर्थात दिन में ज्यादा तापमान होता है जबकि रात को तापमान है वो कम हो जाता है, तो यहाँ दैनिक तापांतर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह से जो वर्ष भर का जो तापमान है यानी वर्ष का या वार्षिक जो तापमांतर है पूरी साल का, वो भी यहाँ पर भिन्न देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है। दिन के और रात के तापमान पे यहाँ पर अंतर ज्यादा देखने को मिलता है। हम रीजन क्या है इसका, रीजन है कि ये जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है भारत का, जो कर्क रेखा से नीचे वाला भाग है ये भूमध्य रेखा के पास पड़ता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंध है जो कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है ये भूमध्य रेखा से हल्का सा दूर पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर ऐसी घटना देखने को मिलती है। दैनिक तापमान में अंतर हमें देखने को मिलता है, वार्षिक तापमान में भी अंतर हमें देखने को मिलता है। यहीं पर हम बात करें हल्की सी रेनफॉल की, यहीं पर हम बात करें रेनफॉल की, तो देखो ये जो लैटिट्यूड है जहां पर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, हाई लैटिट्यूड है, उच्च अक्षांश है, ये वाला भाग है, यहाँ पर ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। अर्थात जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है यहाँ पर हाई रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। जो जो डार्क पार्ट दिख रहा है ना, बिल्कुल ये डार्क, देखो यहाँ पर जो बारिश है वो कितनी है, मोर देन यानी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा यहाँ पर बारिश हमें देखने को मिलती है। ये वाला भाग है, ये जो वाला भाग है पूरा का पूरा, ये जो डार्क भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर हाई रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये वाला भाग है, यहाँ पर भी हाई रेनफॉल होता है। ये हमारा पश्चिमी घाट का जो तट है, यहाँ पर भी हमें हाई रेनफॉल देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हाई रेनफॉल होती है। जबकि दूसरी ओर जो दूसरा भाग है ये, ठीक इसके ये वाला भाग है, ये पूरा का पूरा ये वाला, यहाँ पर इनकी तुलना में कम बारिश देखने को मिलती है। देखो चाहे ये वाला एरिया यहाँ कम बारिश देखने को मिलती है उसकी तुलना में जहाँ हाई रेनफॉल है यहाँ पर भी कम बारिश देखने को मिलती है। ये वाला जो क्षेत्र है जो हल्का सा डार्क है, ज्यादा डार्क नहीं है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी कम बारिश हमें देखने को मिलती है। ये जो क्षेत्र है ये पूरा पूरा यहाँ पर भी हमें, उसकी बजाय यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलती है, कम बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर्स की बात कर रहा है, क्या कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो किसको प्रभावित कर रहे हैं भाई, भारत की जलवायु को। फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, उनमें पहला है लैटिट्यूड, जिसकी हमने बात की थी अभी, कि भारत के बिल्कुल मध्य से एक लैटिट्यूड अक्षांश गुजरता है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, वो भारत को दो भागों में बांटती है। एक को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं तो दूसरे को उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में हमने देखा था कि तापमान में अंतर है वो कम देखने को मिलता है। देखो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, वैसे वैसे जो तापमान है वो क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो तापमान है वो, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, देखो जैसे जैसे हम यहाँ पर, जैसे जैसे हम यहाँ पर, ये हमारा लो लैटिट्यूड है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान है वो कम हो जाता है। तो हाई लैटिट्यूड होते हैं, उच्च अक्षांश होते हैं, वहां पर तापमान हमें कम देखने को मिलता है, निम्न अक्षांश पर हमें तापमान है वो ज्यादा देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, ये है आगरा, जहां पर जनवरी में तापमान कितना रहता है भाई, 16 डिग्री सेल्सियस, कितना रहता है, ये आगरा है जो 16 डिग्री सेल्सियस रहता है।
सेम इसी लैटिट्यूड पर एक और जगह है जिसका नाम है दार्जिलिंग। क्या नाम है? दार्जिलिंग। और यहां पर जनवरी में तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही देखने को मिलता है। यहां पर तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है, जबकि दोनों सेम लैटिट्यूड पर है। दोनों कहां पर है? सेम लैटिट्यूड पर है। तो यहां पर हमने समझाने का प्रयास किया है कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के या ज्यादा जो, अब इसका क्या कारण हो सकता है, यहाँ पर जो चीज हमें दिखाई है कि आगरा में तापमान जनवरी में 16 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दार्जिलिंग में यही तापमान कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस है। उसका कारण है कि जो दार्जिलिंग है ये हाई लैटिट्यूड पर है, पहाड़ों पर है। हाई लैटिट्यूड पर होने के कारण यहाँ तापमान कम होता है, जबकि आगरा है वो प्लेन एरिया में, तो यहाँ पर तापमान ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे ये लैटिट्यूड दिखाया, ये लो लैटिट्यूड है ये वाला, यहाँ से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं वैसे वैसे तापमान है वो गिरता चला जाता है। यही कारण है कि जनवरी के महीने में आगरा में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जनवरी के महीने में वहीं दार्जिलिंग में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि दार्जिलिंग है वो हाई लैटिट्यूड पर स्थित है। अगला है हिमालय पर्वत की हम बात करें। हिमालय पर्वत की एक फैक्टर है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो यह हिमालय को हम क्या कहते हैं? हिमालय है वो भारत की जो क्लाइमेट है उसका एक बैरियर है, यानी क्लाइमेटिक बैरियर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। भारत की जलवायु को यह चेंज करता है। उत्तर दिशा में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। अर्थात हमारा जो ये हिमालय पर्वत है ये किसका काम कर रहा है? जलवायु के विभाजन का काम कर रहा है। यहाँ पर ये देखो, ये हिमालय पर्वत है, ये बहुत बड़ा एक क्लाइमेटिक बैरियर है जो भारत की जलवायु को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। तो ये क्या करता है? जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यहाँ पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद सुरक्षा करती है। अर्थात जो साइबेरिया से आने वाली जो कोल्ड वेव्स होती है, ये आ रही है ना कोल्ड वेव्स, इरेज करते हैं। देखो, ये है हमारा हिमालय जो क्या कर रहा है भाई? क्लाइमेटिक बैरियर का काम करता है, जलवायु विभाजक का काम करता है। जलवायु विभाजक का काम कैसा करता है वो उसको हम समझें कि साइबेरियन साइड से आने वाली जो कोल्ड वेव्स होती हैं, ये जो दिशा दिखा रखी है कोल्ड वेव्स की है, ये ठंडी तरंग है, ठंडी धाराएं कोल्ड वेव्स हैं जो साइबेरिया की तरफ से आ रही होती हैं। ये आती हैं और इस हिमालय से टकराती हैं। हिमालय से टकरा के कारण ये हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उनको पार नहीं कर पाती हैं, पार नहीं कर पाती हैं। तो ये किसका कर रहा है? पवनों से हमारी क्या कर रहा है? अभेद सुरक्षा कर रहा है। अर्थात ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं ये उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनें, जो उत्तर से आने वाली पवनें होती हैं साइबेरिया की साइड से, तिब्बत की साइड से जो पवनें आती हैं उनसे हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है और उनको भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। ये जमा देने वाली ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट से पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया को आर पार बहती हैं। अर्थात जो ये कोल्ड वेव्स हैं ये कहां से उत्पन्न हो रही है? कहां से उत्पन्न हो रही है? ये उत्तरी ध्रुव से। कहां से? उत्तरी ध्रुव की जो रेखा है वहां से उत्पन्न होती हैं, वहां से ये चलती हैं और पूरे के पूरे मध्य एशिया और पूर्वी एशिया को ये क्रॉस करती हुई चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही ये हिमालय के पास आती है तो ये हिमालय की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण हिमालय को, पहाड़ियों को ये क्रॉस नहीं कर पाती और भारत में ये प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिससे ये जमा देने वाली ठंडें हैं वो भारत के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। इस तरह से हिमालय इस जलवायु विभाजक का काम करता है। इसी प्रकार जो हिमालय पर्वत होता है, जो हमारे भारत की जो मानसूनी पवनें होती हैं उनको रोककर महाद्वीप में ही वर्षा करा देता है। देखो नीचे जो दिखा रखी है आपको, ये है हमारी मानसूनी वेव्स, मानसूनी तरंगें हैं। ये मानसूनी तरंगें जो दक्षिण पश्चिम मानसून से आती हैं और ये इस तरह से जाती हैं और ये यहाँ पर जाने के बाद इस तरह से मूव हो जाती हैं और भारत में ही ये बारिश करवा देती हैं। इसी तरह से जाती हैं और भारत में ही बारिश ही ये करवा देती हैं। यूं अगर ये हिमालय नहीं होता तो तिब्बत से, साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें इंडिया के अंदर प्रवेश करती, भारत के अंदर प्रवेश करती और भारत को बिल्कुल ऐसी ठंडी का एहसास कराती कि भारत में जमा देने वाली ठंड पड़ती बिल्कुल, क्योंकि सारी की सारी जो कोल्ड वेव्स हैं वो इंडिया में प्रवेश कर जाती अगर हिमालय नहीं होता तो। ठीक इसी तरह से जो मानसूनी पवनें जो हमारे भारत में जो बारिश करती हैं, मानसूनी पवनें, अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये जो मानसूनी पवनें हैं ये सीधी कहाँ चली जाती? तिब्बत में चली जाती। लेकिन ये हिमालय इनको रोकता है और भारत में ही बारिश करवा देता है। अगला जो फैक्टर है जो क्लाइमेट को चेंज करता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर यानी जल और स्थल का वितरण है। ये तीसरा कारक है जो हमारी किसको प्रभावित कर रहा है? जलवायु को। तो भारत के देखो तीन और तो क्या है? समुद्र है। इधर है अरेबियन सी है,
इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है। तो भारत के तीन और क्या है भाई? तो भारत के दक्षिण में तीन और हिंद महासागर, उत्तर में ऊंची पर्वत की चोटियां हैं। अब यहाँ बात करें यहाँ पर उत्तर में, तो यहाँ पर उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर क्या है? हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं। तो भारत के तीन और तो क्या है भाई? समुद्र है, और उत्तर में भारत की हिमालय की श्रृंखला है। जो स्थल है, स्थल की अपेक्षा पानी है वो देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। अर्थात हम पानी को गर्म करें और स्थल को जब गर्म करें तो स्थल जल्दी तो गर्म होगा और जल्दी ठंडा होता है, जबकि पानी है वो लेट गर्म होता है और लेट ही ठंडा होता है। तो स्थल की अपेक्षा जल देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। जल और स्थल में इस विभेदी, तो जल और भूमि है यानी स्थल है, इसके जो तापमान, विभेदी जो तापमान होता है, तापमान के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है उसको समझें, आशय क्या है इसका। ये कहना चाह रहा है भाई कि जो भारत के अंतर्गत ये तीन और जो समुद्रीय क्षेत्र है, ये ये क्या है भाई? लेट ही तो गर्म होता है और लेट ही ठंडा होता है, जबकि ये वाला जो भाग है जमीन के अंदर का, ये जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। दिन के समय सूर्य की किरणें आती हैं, दिन के समय सूर्य की किरणें आती हैं और ये पृथ्वी पर आकर गिरती हैं, स्थल पर आकर गिरती हैं और पानी में भी आ रही हैं। ये पानी पर भी आ रही हैं और स्थल पर भी आ रही हैं। तो स्थल है वो जल्दी गर्म हो गया, ये वाला जो क्षेत्र है स्थल, ये जल्दी गर्म हो जाता है, और पानी है वो लेट गर्म होगा। तो जब स्थल जल्दी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर तापमान है वो कैसा हो जाता है? फिर लो तापमान बन जाता है, अर्थात यहाँ सॉरी लो वायु क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पर कैसा बन जाता है? लो प्रेशर जोन बन जाता है, क्योंकि ये स्थल है जल्दी गर्म हो जाए, जल्दी गर्म होने के कारण यहाँ पर जो वायु का दाब है वो कम हो जाता है, जिसके कारण समुद्र से जो हवाएं वो कहाँ जाती हैं? स्थल की ओर आने लगती है। समुद्र से हवाएं वो कहाँ आने लगती हैं? स्थल की ओर आने लगती हैं। तो इस वायुदाब में जो भिन्नता आती है, इससे ही मानसूनी पवनों के उत्क्रम का कारण बनती है। अब यहाँ पर ये जो वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो गया, तो समुद्र से हवाएं कहाँ चलती हैं? स्थल की ओर चलती हैं। समुद्र से हवाएं कहाँ चलती हैं? स्थल की ओर चलती हैं, और इस तरह से क्या बनती है? मानसूनी पवनों की उत्पत्ति हो जाती है। अगला है समुद्र तट से दूरी, अर्थात डिस्टेंस फ्रॉम सी। तो भारत का जो ज्यादातर तटीय रेखा है वो बहुत लंबी है समुद्र के कारण, तो लंबी तटीय रेखा के कारण भारत में विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। अर्थात समुद्र से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे जलवायु है या क्लाइमेट है वो चेंज होती चली जाती है, जबकि समुद्र का जो कोस्टल रीजन है, जो क्षेत्र है समुद्र की सतह वाला क्षेत्र, वहां पर जलवायु में अलग देखने को मिलती है। तो अब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी की। तो भारत के जो अंदरी भाग है वहां समुद्र के वे समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। देखो यहाँ पर तो जलवायु पर ज्यादा फर्क करने को नहीं मिलेगा हमें कोस्टल एरिया में, लेकिन भारत का जो बाकी का क्षेत्र है, अंदर का जो भाग है, वहां पर समकारी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनकी दूरी है समुद्र से वो दूर हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों में हमें विषम जलवायु देखने को मिलती है। यही कारण है कि मुंबई तथा कोंकण के जो तट हैं वहां के निवासी हैं वो तापमान की विषमता तथा ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्या कहना चाह रहा है भाई? ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो ये कोस्टल रीजन होते हैं हमारे, कौन से? ये जो वाले कोस्टल रीजन हैं, ये यहाँ पर जो जलवायु है वो समकारी जलवायु पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर ज्यादा ना तो गर्मी का फर्क देखने को मिलता है, ना ही ठंड का ज्यादा फर्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ की जो जलवायु है वो लगभग एक जैसी बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं, समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है, और समुद्र के जो अंदरूनी भाग होते हैं, समुद्र से दूर वाले भाग, या कहें जो मध्य भारत है, यहाँ पर इसका जो प्रभाव है जलवायु का, यहाँ पर विषमकारी जलवायु हमें देखने को मिलती है। अर्थात जो लोग मुंबई, जो लोग कहां पर रहते हैं, जो लोग मुंबई में या इसका जो रीजन है, यहाँ पर गोवा, कोंकण का तट, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, ये जो वाला क्षेत्र है, जो चेन्नई वाला क्षेत्र है, कोलकाता वाला क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों को किसका अनुभव होता है? ना तो यहाँ पर ऋतु के परिवर्तन का यहाँ पर इन्हें एहसास होता है, ऋतु परिवर्तन का एहसास नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो एक जैसी ऋतु देखने को मिलती है। ना ही तापमान की विषमता का अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है, कि तापमान में जो अंतर आता है, हाई तापमान, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, वो भी यहाँ देखने को नहीं मिलता है। जबकि दूसरी ओर समुद्र की तट से दूर देश है के आंतरिक भागों में स्थित, जैसे दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, अमृतसर हो गया, यहाँ पर
यहाँ पर जो मौसम के जो परिवर्तन है वो पूरे पूरे जीवन को प्रभावित कर देते हैं। दिल्ली का तो आपको फेमस है ही है कि दिल्ली की गर्मी भी फेमस है और दिल्ली की सर्दी है। इसके ऊपर तो गाने भी बन गए हैं, जैसे दिल्ली की सर्दी। ठीक है। तो जैसे जैसे समुद्र के तट से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विषम प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। अगला है हमारा, वो है समुद्र तल से ऊंचाई, अर्थात समुद्र का तल है उससे कितनी ऊंचाई पर है, वो भी जलवायु को प्रभावित करता है। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, ये हमें पता है तापमान घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान घटता चला जाता है। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर 6 डिग्री तापमान है वो डाउन हो जाता है, गिर जाता है। और जब ऊपर जाते हैं तो वहां पर वायु में विरलता आ जाती है। विरलता के कारण जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं वो मैदानों की तुलना में बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं। उदाहरण के लिए दार्जिलिंग और आगरा एक ही अक्षांश पर रहता है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि वहीं दार्जिलिंग का तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि दार्जिलिंग है वो हाई लैटिट्यूड पर चला जाता है। दार्जिलिंग है वो हाई लैटिट्यूड पर चला जाता है। अब यहां पर दिखाया गया, यहां से जो मानसूनी पवनें हैं वो यहां से यूं इंसर्ट करती हैं। तो ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें बारिश देखने को मिलती है। जबकि इसके ठीक अपोजिट दूसरी साइड कौन सा वाला एरिया है, जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर कम बारिश हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर बारिश है वो कम होती है, क्योंकि मानसूनी पवनें ये जो इस तरह से जाती हैं, यहाँ पर पहाड़ होते हैं जिसके कारण यहाँ पर बारिश हो जाती है। जबकि इसके पीछे वाला जो क्षेत्र है वो बारिश से वंचित हो जाता है, तो यहाँ पर कम बारिश हमें देखने को मिलती है। ये हाई लैटिट्यूड पर पाए जाते हैं। जो हमारा पश्चिम घाट है, यहाँ पर ऊंचाई इसकी ज्यादा है, हाई लैटिट्यूड है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई ज्यादा होने के कारण बारिश कम होती है, और यहाँ पर बारिश है वो, सॉरी, हाई लैटिट्यूड होने के कारण बारिश ज्यादा होती है, जबकि इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर बारिश कम हमें देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न घाट के स्लोप के कारण वेस्टर्न घाट पर तो बहुत ज्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिल जाती है, जबकि जब इसके ठीक पूरब में, वेस्टर्न घाट के पूरब में जो बारिश है वो कम देखने को मिलती है। ये जो वाला एरिया है ये क्या है, वेस्टर्न घाट का पूर्वी भाग है ये, तो यहाँ पर बारिश है वो कम देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो हमारा पश्चिमी घाट है इसकी, या वेस्ट, ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर स्लोप है, इसकी ऊंचाई ज्यादा होने के कारण यहाँ पर बारिश ज्यादा देखने को मिलती है। अगला है उच्चावच, जिसको कहा जाता है रिलीफ। क्या कहा जाता है, रिलीफ के नाम से जाना जाता है, इसको रिलीफ कहते हैं। तो भारत का जो भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच है, ये भी क्या करता है, तापमान को, वायुदाब और पवनों की गति और दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को ये भी प्रभावित करता है। उदाहरण से समझाया कि जून और जुलाई के बीच में पश्चिमी घाट तथा असम के जो पवनाभिमुख की ढाल है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलती है, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट में से लगे दक्षिणी पठार और पवनभिमुखी होने के कारण वहां पर कम बारिश देखने को मिलती है। जैसे हमने अभी उसमें बताया था, पिछले वाले डायग्राम में बताया था, ये इंडिया का हमारा एक मैप है। तो यहाँ का जो पश्चिमी घाट था, यहाँ यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल हो रही थी, बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल हमें देखने को मिल रही थी पश्चिमी घाट पर। जबकि इसके अपोजिट साइड में, इसके पूर्वी भाग में, यहाँ पर क्या थी, बहुत कम बारिश यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी, क्योंकि ये इसका क्या हो गया, पवन के विमुख हो गया, पवन के अपोजिट है सतह, तो पवन विमुख की जगह है जहां पर कम बारिश हमें देखने को मिलती है। इसी तरह से आसाम में भी बारिश में जो चेंजेज हैं वो भी हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर यही चीज एक्सप्लेन किया इन्होंने कि जून और जुलाई के बीच में पश्चिमी घाट है वहां पर, तथा असम के जो पवन विमुखी ढाल है वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, जबकि इसी दौरान जो पश्चिमी घाट से लगे दक्षिणी पठार का जो पवन विमुखी भाग है, पवन विमुखी भाग है, वहां पर कम बारिश हमें देखने को मिलती है। उसका कारण है कि पश्चिमी घाट है वो ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई लैटिट्यूड पर है, वहां ऊंचाई है, उच्चावच ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा, इधर की साइड है वो बहुत ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। अर्थात मानसूनी पवनें इस तरह से आती हैं, ये मानसूनी पवनें ऊपर जाती हैं, जो गर्म होती हैं, ऊपर जाकर ये ठंडी हो जाती हैं, और इस वाले जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। अब ये पवनें जो गर्म थी ये ऊपर जाती हैं, ऊपर जाकर ये ठंडी हो जाती हैं, और जो पानी की बूंदें हैं, या जो पानी जो इनके ऊपर जाता है भाप के रूप में, पूरा का पूरा पानी यहाँ पर गिर जाता है, जिसके कारण इसकी दूसरी साइड वाली सतह है ये, यहाँ पर जो हवाएं आएंगी वो कैसी आएंगी, ड्राई आएंगी। कैसी आएंगी, ड्राई आएंगी। हवाएं गर्म थी, ऊपर गई, ऊपर जाकर इन्होंने बारिश कर दी, बारिश हो जाती है यहाँ पर। अब इनका जो मॉइस्चर है वो हो जाता है ड्राई। जब मॉइस्चर ड्राई हो जाते हैं, तो पवने इस उच्च आवाज को क्रॉस करके इधर जाती हैं, तो ड्राई पवने होती है, ड्राई पवने होती हैं, तो जिसके कारण यहाँ पर बारिश है वो नहीं होती है, बारिश है वो नहीं होती है। तो ये जो क्षेत्र है वो कैसा रह जाता है, सूखा रह जाता है, ड्राई रह जाता है। ये वाला सूत्र क्षेत्र है वो कैसा रह जाता है, ड्राई रह जाता है, सूखा रह जाता है।
अर्थात एक साइड तो बहुत ज्यादा बारिश होती है और दूसरी साइड वाला क्षेत्र है वो पूरी तरह से कैसा रह जाता है, सूखा रह जाता है। ऐसा ही हमने अभी आपको बताया था, ये पश्चिमी घाट पर ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है कि इसके इधर की साइड तो बारिश है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, अर्थात यहाँ पर पवने आती हैं, कैसी बाढ़ पवने होती है जिसके अंदर गर्म पवने होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ये पहाड़ों पर चढ़ती हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है। जैसे ही ये गर्म पवनें जब पूरी तरह से पहाड़ों की ऊंचाई तक चढ़ती हैं तो वहां पर पहुंचते पहुंचते इनका जो मॉइस्चर है वो गायब हो जाता है, और जब ये पवनें उन ऊंचाइयों को क्रॉस करके दूसरी साइड जाती हैं इधर, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर इनकी पवनों का जो मॉइस्चर है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से उच्चावच भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ये हमने बात की थी अभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की। धन्यवाद आप सभी का कि आपने हमारे इस वीडियो को देखा। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।